रोज़ इसी समय वह काम से लौटती थी। उसके चारों बच्चे वहीं खेलते हुए मिलते थे। उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि उसका पति मंगल आज बच्चों को उसकी माँ के घर छोड़कर काम पर चला गया हो। वह कराहते हुए उठी और अपने आप को घसीटते हुए माँ के घर की ओर चल पड़ी, जो उसके घर के से मात्र एक फलांग की दूरी पर था। वहाँ पहुंचकर उसने पाया कि माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। उनके घर में भी ताला लगा हुआ था। निराश होकर वह वापस लौटी और घर के सामने ज़मीन पर बैठकर पति और बच्चों का इंतज़ार करने लगी। वह रोज़ सवेरे 4 बजे सोकर उठती, घर का कामकाज निपटाकर पति और बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति और बच्चे देर से सोकर उठते थे। मंगल बच्चों को खिला पिलाकर उन्हें खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता था। जब वह दोपहर में लौटकर आती तो उसके बच्चे घर के सामने गली के बच्चों के साथ खेलते मिलते। आज पहला मौका था कि सुगना को घर बंद मिला और बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी मंगल और बच्चों को नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मंगल बच्चों को लेकर भोर होते ही कहीं चला गया था। सुगना को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतों और बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पड़ोसिन केतकी ईर्ष्यावश उससे बात नहीं करती थी, पर सुगना की दयनीय स्थिति को देखकर केतकी को भी उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने और आराम करने को कहा, पर सुगना नहीं मानी। उसने रोते रोते कहा कि जब तक वह मंगल और बच्चों को नहीं देख लेगी तब तक ना तो वहाँ से कहीं जाएगी और ना ही कुछ खा पाएगी। केतकी का पति बसंत अक्सर सुगना को निहारा करता था, जिसके कारण वह मन ही मन उससे जलती थी और उससे बात नहीं करती थी। बसंत ही नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नज़रों का केंद्र बिंदु थी सुगना। वह 6 धनी परिवारों में मालिश का काम करती थी। उन घरों की मालकिनों को कुछ काम नहीं था, खाली बैठे बैठे उनके बदन में दर्द होता रहता। सुगना उनके हाथ पैरों में मालिश करती, साथ ही इधर उधर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुनाकर उनका मनोरंजन करती। ये रईस स्त्रियां प्रसन्न होकर सुगना को अपनी उतरी हुई पुरानी फैशन की साड़ियाँ दे देती। सुगना जब जॉर्जेट, रेशम, शिफॉन, टसर और नायलॉन की साड़ियाँ पहनकर निकलती तो बस्ती की स्त्रियों के सीने पे सांप लौट जाते। पुरुष आहें भरने लगते। सभी उसे पाना चाहते, उससे बातें करने को लालायित रहते। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही सभी मंगल और बच्चों की खोज में लग गए। वास्तव में उन्हें खोजने से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी सुगना की कृपा दृष्टि पाने में थी। जब मंगल और बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो सब ने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया होगा। इस विचार के आते ही बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक केवल सिंह ने सुगना की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी पुरुषों के पास वाहन के नाम पर घर पर पुरानी घिसी पिटी साइकिलें ही थीं। केवल सिंह की ही ऐसा रईस था जिसके पास एक पुरानी खटारा फटफटी थी। केवल सिंह ने अपनी फटफटी पर एक और नौजवान को बैठाया और मंगल का पता लगाने पास वाले गांव में चला गया।
केवल सिंह का सुगना के घर खूब आना जाना था। मंगल जब दारू पीकर उसकी दुकान में लुढ़क जाता तो वह उसे अपनी गाड़ी में लाद कर घर छोड़ने आता। हर रात ऐसा ही होता। उसे मंगल से कोई लगाव नहीं था, बल्कि सुगना की आंख भर देखने तथा नशे में बेहोश मंगल की सेवा करने के बहाने सुगना के पास बैठने और उससे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता था। मंगल का जब नशा टूटता तो वह आधी रात को सुगना को जगाकर खाना मांगता। जरा भी ना नुकुर या देर होने पर वह सुगना को बुरी तरह पीटता। रात के सन्नाटे में सुगना की दर्द भरी चीखें मोहल्ले वाले सुनते, पर क्या करते, पति पत्नी का मामला था। धुंधलका गहरा होने लगा था। केवल सिंह लौट आया था। मंगल सिंह अपने बच्चों के साथ अपने गांव में भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर गया कहाँ वह? सब इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी किसी को घर के अंदर से बच्चों की दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। तुरंत दो हट्टे कट्टे नौजवानों ने दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। मंगल का शरीर छत की मोटी बल्ली से लटका हुआ था। गले में बंधी थी सुगना की नायलॉन की साड़ी। वह मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही सुगना पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। स्त्रियों ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते ही वह बच्चों से लिपट कर दहाड़ मारकर रोने लगी। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि शराब के नशे में मंगल ने आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। बस्ती वाले मंगल की बुरी आदतों से परेशान तो थे ही, सभी ने उसके विरोध में बयान दिया। किसी पर भी शक की सुई नहीं घूम रही थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मंगल ने बाहर से ताला लगाया तथा खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने आत्महत्या कर ली। उसने बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। पतीली में बचे कुछ दाल भात की जांच से पता चला कि उसमें अफीम मिलाई गई थी। मात्रा कम होने के कारण बच्चे बच गए थे। आत्महत्या का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक नशेड़ी इतने ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध काम करेगा, यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। कई दिन तक गहन पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सभी के बयान समान थे और केवल मंगल की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने भी इस गरीब बस्ती के एक नशेड़ी की मौत के मामले में ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं समझी और आत्महत्या का मामला दर्ज कर तुरंत फाइल बंद कर दी। मिसेस दिवाकर के यहाँ सुगना काम करती थी। उन्हें घर के अन्य नौकरों से मंगल की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शराब की भट्टी के मालिक केवल सिंह पर शक हुआ, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसका सुगना के यहाँ अधिक आना जाना था। वह उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रुचि भी लेता था, पर उन्होंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। मंगल की मौत को एक माह ही बीता था कि केवल सिंह ने सुगना को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन की अनुपस्थिति के बाद सुगना सजी सवरी नई चूड़ियाँ खनकाती काम पर आई।
तथा मिसेज दिवाकर को अपने विवाह की सूचना दी। सुनते ही मिसेज दिवाकर भड़क गई और बोली, हाय मरी, तुझे तो रोज़ रात की मार पीट से मुक्ति मिल गई थी, फिर से क्यों जा पड़ी नरक में उसी मुँहे के साथ जिसने तेरे मंगल को मारा। अनजाने में उनके मुख से उनके अंदर का दबा हुआ शक उजागर हो गया, पर अविचलित सुगना बोली, अपने आदमी की मार भी कोई मार होती है, इससे बस्ती में इज्जत बढ़ती है। रही शादी की बात, तो मोहल्ले के सब बदमाशों से बचने के लिए किसी एक का हाथ थामना अच्छा है। आप क्या जानो, एक औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। बिना आदमी के बस्ती के मंचले दारू पीकर मेरा दरवाज़ा पीटते थे, रात को सोने नहीं देते थे। मिसेस दिवाकर को कुछ अटपटा सा लगा कि केवल सिंह पर उनके द्वारा लगाए हत्या के इल्ज़ाम को सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की। 1 वर्ष बीत गया था। सुगना के पांव भारी थे। जचगी के लिए अस्पताल जाने से पहले उसने अपनी छोटी बहन फागुन को घर के बच्चों की देखभाल के लिए बुलवा लिया। जब वह अस्पताल से नवजात बेटी के साथ घर लौटी तो उसे यह देखकर ज़बरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति केवल सिंह ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन को चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित हो सुगना ने फागुन को बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया। केवल सिंह के ऊपर फागुन का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नई नवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर सुगना की टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी मांस फाड़कर हड्डी के अंदर धंस गई। सुगना बेहोश होकर गिर पड़ी। टांग से बहते खून की धार तथा रोते हुए नवजात शिशु को देखकर केवल सिंह के मन में पश्चाताप होने लगा। शोरगुल सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जिस अस्पताल से सुगना थोड़ी देर पहले वापस आई थी, फिर वहीं दोबारा भर्ती हो गई। केवल सिंह बड़ी लगन से तब तक उसकी सेवा करता रहा जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ और समर्थ नहीं हो गई। सुगना उसकी सेवा से खुश कम थी और दुखी ज़्यादा थी, क्योंकि केवल सिंह ने फागुन को घर से नहीं निकाला था। बेचारी दुखी सुगना क्या करती। उसने अपनी पूरी आशाएं अपने नवजात बेटे पर टिका दी थी। उसने निश्चय किया कि वह बेटे को सेना में भर्ती कराएगी। जब वह लड़ाई में मारा जाएगा तो उसे सरकार लाखों रुपया देगी और उन रुपयों से वह अपनी मालकिनों की तरह ऐशो आराम से रहेगी। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम कारगिल रख दिया। सुगना की विचित्र निष्ठुर कामना सुनकर मिसेस दिवाकर के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा ही क्रूर लगा उन्हें नवजात शिशु को बड़ा कर उसकी मौत की कल्पना करना और अपने ऐशो आराम के लिए उसे भुनाना। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन केवल सिंह अपनी नई पत्नी फागुन के साथ हमेशा के लिए कहीं चला गया। साथ में ले गया अपना नन्हा पुत्र कारगिल। सुगना का धनपति बनने का सपना धरा रह गया। 2 बार ब्याही सुगना फिर से अकेली रह गई थी। वर्षा के दिन थे। सुगना की टांग का घाव भर गया था, पर दर्द की टीस अब भी उठती थी। पति और उसकी सगी बहन ने मिलकर जो छल उसके साथ किया था, उसने उसे अंदर से भी घायल कर दिया था।
एक दिन वर्षा में भीगती सुगना जब मिसेज दिवाकर के यहाँ पहुँची तो उसे तेज बुखार था। अपनी साइकिल बाहर खड़े उनके ड्राइवर को थमा। बड़ी मुश्किल से वह बरामदे तक पहुँची ही थी कि गिरकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मिसेज दिवाकर ने अपने ड्राइवर से उसको कार में ले जाकर डॉक्टर गर्ग से दवा दिलवा कर घर छोड़ आने को कहा। आगे की सीट पर बैठी सुगना का सिर निढाल होकर ड्राइवर गोपी के कंधे पर लुढ़क गया तो उसने उसे हटाया नहीं। उसे बड़ा भला सा लग रहा था। डॉक्टर से दवा दिलवाकर गोपी उसको घर पहुंचाने गया। वहां उसको सहारा देकर अंदर तक ले गया। इसके बाद भी उसका मन नहीं माना। वह उसे देखने उसके घर बराबर जाता तथा यथासंभव उसकी सहायता करता। 3 दिन के बुखार में गोपी और सुगना बहुत करीब आ गए थे। चौथे ही दिन गोपी ने सुगना के समझ विवाह का प्रस्ताव रखा। सुगना सहर्ष तैयार हो गई। गोपी ने उसे चूड़ियाँ पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। मिसेज दिवाकर को सुगना का पुनर्विवाह तनिक भी नहीं भाया। वह गुस्से से चीखी, कुदरत तुझे बार बार खराब पुरुषों से मुक्ति दिलाती है, फिर चैन से अकेली क्यों नहीं रहती? अपनी माँ के साथ रहने में तुझे क्या तकलीफ़ है? सुगना बड़ी सहजता से बोली, अकेली औरत जात को कोई तो रखवाला चाहिए। मिसेज दिवाकर ने सुगना की समस्या से अपने को अलग रखने की ठान ली। एक दिन मिसेज दिवाकर ने सुगना से धुले कपड़ों का गट्ठर इस्त्री वाले के ठेले तक अपनी साइकिल पर रख कर पहुँचाने को कहा। गट्ठर बड़ा होने के कारण साइकिल के करियर पर ठीक से नहीं बैठ रहा था। यह देखकर मिसेज दिवाकर बोली, सुगना तुझे ठीक से गांठ बांधनी भी नहीं आती, कपड़े बाहर निकल रहे हैं। माँ जी चिंता मत कीजिए, गांठ लगानी मुझे खूब आती है। मंगल के लिए कैसी मजबूत गांठ लगाई थी मैंने। अकस्मात सुगना के मुंह से निकला। ऐसा कहते हुए उसने आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मिसेज दिवाकर सहम उठी। अंदर दबा हुआ शक उभर कर ऊपर आ गया था। उन्होंने सोचा, तो मेरा शक सही था। मंगल ने आत्महत्या नहीं की थी, सुगना ने ही उसे मारा था। स्तब्ध मिसेज दिवाकर अपना सिर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर धम से बैठ गई। सुगना हत्यारिन मेरे घर में और मुझे पता ही नहीं चला। सोच कर वह हैरान और परेशान थी। उनके शरीर में भय से सिहरन दौड़ गई। अब इतने अरसे बाद किससे कहे और किससे शिकायत करे? अपराधी को अपने दुष्कर्म की सज़ा मिलनी ही चाहिए, पर उनके पास कोई सबूत भी नहीं था केवल शक। कौन सुनेगा उनके शक को? अगर सुगना को सज़ा दिलवा भी दी तो उसके बच्चों का क्या होगा? सोचते सोचते उनके सिर में दर्द होने लगा और सुगना अनजाने में अपना अपराध प्रकट कर बैठी थी। अपने अपराध के प्रकटीकरण से बेखबर मिसेज दिवाकर के हृदय की हलचल से अनभिज्ञ बढ़ी चली जा रही थी अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।